हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसके सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जो घटना चक्र सीरीज़ है इसको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या आरओ के लिए रामबाण मानी जाती है, इसीलिए आज से हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली कम से कम 100 पेज आप लोगों के साथ अच्छे से पढ़ के रिवीजन भी करते चलें। और दोस्तों, लास्ट मोमेंट पे वो जो जीएस पॉइंटर होती है, जो इसी का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, हम लोग वो भी रिवीजन के तौर पे कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आज से इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, जो भी लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या आरओ या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, ये मेरे पास 2022 की है, 2023 की जो है वो अपडेट में लेकिन उसमें अलग ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें एक एक सेट जो होता है ना पिछली बार का, वो ऐड ऑन हो जाता है जिससे पेज बढ़ जाते हैं। बाकी सब कुछ वही होता है, बस एक पेपर हर साल उसमें बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सबसे पहले प्राचीन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और इसके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए गए हैं और पूछे गए हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चन कवर कराए गए हैं विथ व्याख्या, विथ एक्सप्लेनेशन। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसके हम लोग हर एक वीडियो में एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। और इसमें कौन कौन से पेपर्स पूछे गए ये आप लोग देख लीजिए। इसमें आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के 2093 से 2021 तक के सारे पेपर्स कवर कराए गए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा और मुख्य परीक्षा, और उसकी जो उत्तर प्रदेश पीसीएस जीआईसी परीक्षा, मतलब लगभग जितनी भी पीसीएस लेवल एग्ज़ाम है वो सारे इसमें कवर कराए गए हैं। जैसे झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सारे भी पीसीएस के पेपर्स इसमें कवर हैं। तो दोस्तों, इसमें लगभग 226 पेपर कवर कराए गए हैं और 29,000 क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से दोस्तों। पहला टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी दी जाती है, उसी बेस्ड पे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों के साथ थ्योरी भी थोड़े से पढ़ते चलूँगी, समझते चलूँगी, और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध्य होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। दोस्तों, जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, और जिसके लिपि के साक्ष्य हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। तो जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। और प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जिसमें आहार और जोरवे सभ्यता भी आती है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, और ये है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पुरापाषाण काल, जिसमें क्रोड उपकरण जैसे कि हस्त, कुठार, खंडक एवं विदारणी, और दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल जिसमें फलक उपकरण, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल जिसमें तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण का यूज किया गया था। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये जो हाई
लाइट पॉइंट हैं, इनको अच्छे से समझते और नोट करते चलिएगा। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं और उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कोसाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे और उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे और इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। और फिर उसके बाद भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट दोस्तों शैल चित्र, जो पत्थरों पे कोई पेंटिंग उकेरी जाती थी या पत्थरों से किसी वस्तु से कोई आकार दिया जाता था, उसे ही शैल चित्र बोलते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है और गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है से हड्डी एवं जो अस्थियां हैं वो प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें या समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ और पशु पालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में से प्राप्त होते हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है।
और भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है कोल्डी हवा, जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया और मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में और राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम या जम्मू कश्मीर में है जो से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। गर्त मतलब जो गड्ढों में घर बनाए जाते थे उनको गर्त आवास बोलते हैं। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी और गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है और गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के शिंगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उत्तनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दोस्तों ये हाईलाइटेड पॉइंट जो हैं वो अच्छे से समझते चलिए, नोट करते चलिए। जैसे कि आग का उपयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में। और धातुओं में सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपयोग का साथ साथ प्रयोग जारी रहा और इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। और ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। ये है आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति जो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच थी, अन्य पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। मृदभांड जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे दोस्तों, उन्हें मृदभांड बोलते हैं। मृदभांड बने हैं और वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली एमपी का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है
जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद जिले, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति जो 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच में थी के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है और यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा, जिसे जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, NCERT के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पांडुराजर डिब्बी और वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जल पात्र, जिसको आजकल सुराही जैसे पात्र होते हैं जो, उनको टोटीदार जलपात्र या गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। दोस्तों, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल और रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, जिसे टेराकोटा बोलते हैं, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ या सांड जिसे बोलते हैं, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली निवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में और पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है।
इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। और गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दोस्तों, दक्षिणी भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। दोस्तों, ऐसे तो मैं भी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करा सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये पूरी बुक अच्छे से कवर करना चाहती हूँ, जिसमें अगर आप लोग कोई भी बुक अपनी तरफ से नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपकी पूरी आर और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी आपकी इन वीडियोस से हो जाएगी। मैं एक पेज भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहती हूँ जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाए या फिर आपको किसी और चीज़ पे भी डिपेंड होना पड़े। अगर आप लोग सिर्फ इन वीडियोस से भी तैयारी करेंगे, बार बार सुन लेंगे ना, आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। ज़्यादातर टॉपर्स वैसे भी कहते हैं कि अगर आप लोगों ने घटना चक्र को बार बार रिवाइज कर लिया ना तो आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं इसकी जो व्याख्या है वो भी अच्छे से कवर कराते चल रही हूँ दोस्तों। बाकी आप लोगों की कोई भी रिकमेंडेशन हो इस बुक को लेके या इससे रिलेटेड कुछ हो तो फिर आप लोग अपने जो राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था और वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों हम लोग अपने। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इसकी व्याख्या में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे साथ ही में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीय विभाजन किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में, लेकिन जो खेती का प्रारंभ हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। और जो मध्यकालीन के जो दो स्थल थे पशुपालन के साक्ष्य सब कहाँ से मिले थे? पहले था आदमगढ़, होशंगाबाद एमपी में है आदमगढ़, और दूसरा है बागोर जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह कौन से हैं? आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ है एमपी में, बागोर है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सी एंड डी, मेहदहा से और सरायनहर राय से। दोस्तों देख लेते हैं हड्डी के हमें जो उपकरण है हाँ वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण कालीन मेहदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जी आर शर्मा मेहदहा
में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सेम आंसर है, सराय नाहर राय से और महदहा से। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये दमदमा से, इसका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय या महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं तथा इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य दोस्तों मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा जो होशंगाबाद में है नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन इसमें कई बार रिपीट होते हैं लेकिन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ताकि अच्छे से रिविजन हो जाए। इसका सी ऑप्शन सही है, नर्मदा घाटी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अब दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे कि गेहूं था कि जौ था। तो दोस्तों विश्व में अगर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पढ़ेंगे तो वो जौ था, लेकिन हमारे भारत में सबसे पहले ये देखिए वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लहुरा देव से। दोस्तों इसमें क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, लेकिन मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। हमारा जो भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था वो मिला था लहुरा देव से। बट अगर पूछेगा सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था तो मेहरगढ़ से, बट मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। समझ में आया दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में इसका जो ये वाला एक 2 वर्ड्स हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इसकी वजह से इसका आंसर चेंज हो गया। में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल देखिए दोस्तों इसमें बताया भी गया है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है कोल्डी हवा जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो इसका सेम, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन इसमें बताया गया है क्योंकि इसमें लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो तब हमारे जो पाकिस्तान है वो भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल था दोस्तों। तो अगर हमारे ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा तो हम लोग डी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन मेहरगढ़ या लहुरा देव, लेकिन अगर लहुरा देव है और भारतीय उपमहाद्वीप पूछा गया है तो आप लोग लहुरा देव ही लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी सी ऑप्शन होगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो इसका भी डी ऑप्शन, क्योंकि जहाँ पे लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे वहीं पे से उन लोगों ने खेती भी स्टार्ट की थी, और जब खेती करने लगे थे तो वो लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे दोस्तों। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व या 7000 ईसा पूर्व है, जबकि गिली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण दो ही जगह से मिलते हैं, एक बागोर और एक आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में, और बागोर है राजस्थान में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक या चारकोलिथिक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहर सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है, ये लोग चावल से परिचित थे। तीसरा है, धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सबसे पहला 1, 3, 4। तो देख लीजिए, पहला क्या है, आहरवासी तांबा गलाना भी जानते थे, और वे लोग चावल से परिचित थे दोस्तों, ठीक है। और तीसरा है, धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आहर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है, और आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे दोस्तों। ये पॉइंट अच्छे से समझते चलिए, गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। और आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे, और धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसमें नाम पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा, HD सांकलिया। तो नवदा टोली जो MP में है का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। वह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नवदा टोली MP में स्थित है। और वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेहर। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस
नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन सही होगा, संगन कल्लू। इसमें राख का टीला पूछा गया, तो संगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणिक कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, भीमबेटका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन, एमपी के रायसेन जिले में दोस्तों। इसके बाद भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वी.एस. वांकरकर ने। और इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वांकरकर ने की थी और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। और भीमबेटका को किसने खोजा दोस्तों? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र, जिसे ओसीपी भी बोलते हैं, का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। और बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वहीं इसका नामकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे जुर्वे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है और गर्तावास की यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य? तो बुर्जहोम। फिर गर्तावास भी बुर्जहोम। तो इसके बाद दोस्तों ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण पूछा गया है इसमें दोस्तों। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि बुर्जहोम में शैलकृत देव मंदिर नहीं था। इसमें गर्तावास मिले हैं, कुत्ते के साथ दफनाने के मिले हैं, और चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला मिली है, और गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियाँ। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है और इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र वाडाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लिखहिया।
डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक कारण मतलब एक कथन है और एक कारण है। तो अभिकथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। तो अगला जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई की बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यान क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो दोस्तों इसका ए सही होगा, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1814 से 1893 ईस्वी तक को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन सही होगा, भोपाल में। मानव संग्रहालय कहाँ पे है? इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है और भोपाल एमपी में स्थित है और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। दोस्तों यहाँ से हमारी जो पाषाणिक सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई है और अभी तक पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन हम लोगों के कवर हो गए हैं दोस्तों। तो इसकी अगली वीडियो हमारी होगी सैंधव सभ्यता पर, वो हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में कराए गए हैं वो सारे हम लोग करेंगे दोस्तों। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जो भी आपको कमियां लग रही हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें और कमेंट कर दें।